जुलाई 1979। बगदाद के एक थिएटर हॉल में इराक की सत्तारूढ़ बाथ पार्टी के सैकड़ों नेता जमा हैं। किसी को नहीं पता था कि यह मीटिंग क्यों बुलाई गई है, क्योंकि यह शेड्यूल में थी ही नहीं। बेचैनी तब और बढ़ गई जब पार्टी के सदस्यों ने देखा कि हॉल के चारों तरफ इंटेलिजेंस एजेंट्स खड़े हैं, अंदर घूमते हुए, हर किसी को घूरते हुए। कोई नहीं जानता था कि आखिर हो क्या रहा है। नया राष्ट्रपति हॉल में दाखिल होता है। अभी उसे राष्ट्रपति बने एक हफ्ता भी नहीं हुआ। हॉल सैकड़ों पार्टी अफसरों से खचाखच भरा है। पुराने राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर के इस्तीफे के बाद ये उस नए राष्ट्रपति के साथ पहली बड़ी मीटिंग है। नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड ठीक पीछे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। फिर एक अजीब सी ठंडी शांति के साथ वो बोलना शुरू करते हैं। वो कोई भाषण नहीं देते, इसके बजाय शांति से हर अफसर को खड़े होने और उन लोगों के नाम बताने को कहते हैं जो आज की मीटिंग में गैर हाजिर हैं। हॉल में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। एक एक करके अफसर खड़े होते हैं, गैर हाजिर लोगों के नाम पढ़ते हैं और इस बीच सद्दाम बस चुपचाप सुनते रहते हैं, अपने कागजों को उलटते पलटते, बीच बीच में अपने नोट्स पर नजर डालते हुए। बाहर तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। अंदर हॉल पूरी तरह भरा है, लेकिन हवा भारी है। हर चेहरे पर एक अनकहा डर लिखा है। सद्दाम खड़े होते हैं। अब वो बताने वाले हैं कि आखिर ये मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। कमरे में सन्नाटा और गहरा जाता है। सद्दाम की मौजूदगी ही किसी को कुछ बोलने नहीं देती। फिर वो एक नाम पुकारते हैं, पूर्व राष्ट्रपति के सेक्रेटरी का नाम। एक लंबा दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी गलियारे से होते हुए स्टेज की तरफ बढ़ता है। नाम है मुही अब्दुल हुसैन अल शमरी, रिवॉल्यूशनरी कमांड काउंसिल का सदस्य, पार्टी का एक ताकतवर और भरोसेमंद चेहरा। वो स्टेज पर चढ़ता है। इसी बीच सद्दाम एक तरफ की टेबल पर बैठकर एक मोटा क्यूबन सिगार सुलगाते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या बोला जाने वाला है। शांत आवाज में अल शमरी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का सरेआम इकबाल करता है। वो कहता है कि उसी ने खुद ये साजिश रची थी, पार्टी के बड़े ओहदेदारों के साथ मिलकर। वो बताता है कि 1975 से ही उसने पार्टी के भीतर एक गुप्त गुट बनाया था, दूसरों को इसमें शामिल किया था और सीरिया के साथ मिलकर नई सरकार को गिराने की योजना बनाई थी। वो इस पूरी गद्दारी की जिम्मेदारी खुद पर लेता है, लेकिन साथ ही और लोगों के नाम भी लेता जाता है। जिसका नाम वो लेता है उसे तुरंत हॉल से बाहर ले जाया जाता है। किसी को नहीं पता कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। वो बताता है कि किन जगहों पर मीटिंग्स हुई, कब कब साजिश की बातचीत हुई, कौन कौन से दस्तावेज तैयार किए गए। आखिर में वो पछतावा जताता है, पार्टी के प्रति वफादारी के नारे दोहराता है। एक ऐसा दृश्य जो सरेआम अपमान जैसा दिखता है, लेकिन ये सब एक झूठ था। कुछ ही दिन पहले सद्दाम हुसैन और राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर के बीच सत्ता की जंग छिड़ चुकी थी। असली सवाल यही था कि इराक पर हुकूमत आखिर करेगा कौन। मुही अल शमरी अल बकर का वफादार माना जाता था, अक्सर पार्टी मीटिंग्स में उन्हीं का साथ देता था। 1979 की गर्मियों तक सद्दाम के लगातार दबाव में आकर अल बकर ने सत्ता उन्हें सौंपने का इरादा जता दिया, लेकिन एक अहम पार्टी मीटिंग में कुछ सदस्यों ने इस सत्ता हस्तांतरण का विरोध किया। उनमें अल शमरी भी था। वो अल बकर की तरफ झुका, धीरे से बुदबुदाया, इस्तीफा मत दीजिए। वो ये बार बार दोहराता रहा जब तक अल बकर ने खुद इसे नोटिस नहीं किया। गुस्से में अल बकर ने कहा कि यह फैसला उनका अपना है। तभी सद्दाम अचानक बोल पड़े, मुही, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने अल बकर को अपना फैसला खुद लेने के हक से इनकार किया? अगले ही दिन मुही अल शमरी को सद्दाम के आदमियों ने उठा लिया, हिरासत में डाल दिया। 5 दिन बाद अल बकर टीवी पर आए और इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तब तक अल शमरी पहले ही सद्दाम के हाथों में था। जब वो पार्टी मीटिंग में सामने आया तो उसने एक चौंकाने वाला बयान दिया। कई सदस्यों के नाम लिए। बाद में पता चला उसे यातना दी गई थी, उसके परिवार को धमकाया गया था। उससे कहा गया था
अगर उसने बात न मानी तो उसकी आंखों के सामने ही उसकी बीवी और बेटियों के साथ सद्दाम के सैनिक बलात्कार करेंगे। कोई और रास्ता न बचा, उसे अपने परिवार को बचाने के लिए झुकना पड़ा। इसके बाद उसे हॉल में लाया गया, स्टेज पर धकेला गया और मजबूर किया गया एक सरेआम बयान देने के लिए कि उसने इराक के खिलाफ साजिश रची थी। उसने अपने और दूसरे पार्टी सदस्यों के बारे में झूठ बोला। उसका भाषण खत्म होते ही सद्दाम पोडियम पर आते हैं, एक क्यूबन सिगार निकालते हैं, सुलगाते हैं, फिर हॉल की तरफ देखकर पूछते हैं, इन गद्दारों के साथ क्या किया जाना चाहिए? आपको जवाब पता है? कोई आवाज आती है, तलवार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हॉल में सदस्य बेचैनी से तालियां बजाने लगते हैं। यहां तालियों में जरा सी भी हिचकिचाहट वफादारी की कमी समझी जा सकती थी। और अब वो पल आता है जो हॉल में मौजूद हर किसी को दहला देता है। सद्दाम गद्दारों के नाम पुकारना शुरू करते हैं। डर के बावजूद जिनके नाम पुकारे जाते हैं वो हुक्म मान लेते हैं, लेकिन एक शख्स साफ तौर पर हैरान दिखता है। जब उसका नाम पुकारा जाता है वो हैरानी में चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया। सद्दाम उसकी तरफ देखते तक नहीं। वो शख्स सिर झुकाकर डर के बोझ तले दबा हुआ हॉल से बाहर चला जाता है। सद्दाम नाम पुकारते रहते हैं, 68 नाम। इसके बाद बाकी बचे सदस्यों का उनकी वफादारी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा हॉल जोरदार तालियों और खुशी की चीखों से गूंज उठता है। कुछ लोग डर के मारे रो पड़ते हैं, क्योंकि सद्दाम ने उस पल साबित कर दिया था कि वो बिना किसी मुकदमे के उनकी किस्मत का फैसला कर सकते हैं। स्टेज पर ही सद्दाम अपने साथियों के लिए कुछ आंसू बहाते हैं, एक याद दिलाने वाला इशारा कि आगे क्या होने वाला है। बाहर जिनके नाम पुकारे गए थे उन्हें फौजी ट्रकों में भरकर सीधे सिक्योरिटी सर्विस की जेल भेज दिया जाता है। अगले कुछ दिनों में तेज रफ्तार फौजी अदालतें बैठती हैं, जो सिर्फ पहले से लिए जा चुके फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का बहाना भरती। ज्यादातर पर सीरिया के साथ मिलकर देश से गद्दारी और सद्दाम के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया गया। उसी महीने करीब 22 लोगों को फायरिंग स्क्वाड से मार दिया गया। बाकियों को उम्र कैद या बाद में यातना देकर मार डाला गया। कहा जाता है कि कुछ बड़े नेताओं को उनके ही साथियों के हाथों मरवाया गया, सद्दाम के हुक्म पर, ताकि डर और गहरा बैठ जाए। सद्दाम का यह खौफ अचानक शुरू नहीं हुआ था, यह सालों से पल रहा था। सद्दाम सिर्फ अल बकर के उपराष्ट्रपति भर नहीं थे, वो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के प्रभारी थे। उन्होंने ही नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बनाई थी, विरोधियों की गिरफ्तारी और हत्याओं की निगरानी करते थे। पूरे इराक में उनकी बर्बरता की शोहरत पहले से मशहूर थी। लोग जानते थे कि उनके पास मुखबिरों का एक पूरा जाल है और पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी गायब होने, यातना या कैद की वजह बन सकता है। यह खाल्द हॉल की मीटिंग सिर्फ एक सज्जा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। पार्टी के हर नेता को साफ संदेश दिया गया, सद्दाम की ताकत और कंट्रोल पूरा है और जो भी उनके खिलाफ सोचे उसका यही अंजाम होगा। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग को इराक में कभी सार्वजनिक नहीं होने दिया गया। यह सिर्फ पार्टी के सबसे ऊपरी नेताओं तक ही सख्त गोपनीयता के आदेश के साथ पहुंचाई गई। ये टेप आम जनता के सामने तब आई जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और पार्टी के गुप्त आर्काइव्स लूट लिए गए।